यूं तो कदम कदम पे है दीवार सामने, यूं तो कदम कदम पे है दीवार सामने, कोई ना हो तो खुद से उलझ जाना चाहिए। हम सर और हिंदी का एक त्रिकोण जो बना, वो त्रिकोण जो है वो उसके पीछे फिर आरओ और यूपी पीसीएस काफ़ी छोटा पड़ गया। पता नहीं कभी ज़िंदगी में अध्यापक बनेंगे नहीं बनेंगे हम नहीं जानते, हम डिलीवरी कर लेते हैं। हमने जो पाया किताबों से, जो गुरुवादियों से सब मिला है, वही सब हम आप तक पहुंचा देते हैं। ये जो राइटिंग गड़बड़ वाले हैं उनको एक वो मिलेगा कि राइटिंग गड़बड़ हो बावजूद इसके वो कौन सी चीज़ है जिसको डेवलप करके हम सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आप ये करिए, मैं कहूँगा कि कीवर्ड्स को हाईलाइट करिए और सर तब आपको चीज़ें सब समझ में आने लगती हैं, तब आप खुद अपने गार्जियन हो जाते हो एक तरीके से। सिद्ध करिए भगवान है, क्या ज़रूरत है भगवान की। ज़िंदगी में जब कुछ ना हो तब जूझ जाना तो मजबूरी होती है, लेकिन ज़िंदगी एक छोटा मोटा ढर्रा दे दे फिर और वो बड़े लंबे समय तक चले, बीसियों साल तक चले, फिर उस ढर्रे को तोड़ना ये बड़ी हिम्मत का काम होता है और बड़ी मेहनत का काम होता है। निदा फाजली साहब ने एक शेर लिखा है कि दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक न सांस टूटे जिए जाना चाहिए। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक न सांस टूटे जिए जाना चाहिए। यूं तो कदम कदम पे है दीवार सामने, यूं तो कदम कदम पे है दीवार सामने, कोई ना हो तो खुद से उलझ जाना चाहिए। तो खुद से उलझ कर 20 बरस की जिंदगी का एक ढर्रा तोड़कर एक चमकता सितारा, एक बुलंद नाम रवि कुमार धनगर पीसीएस में असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी की पोस्ट पाकर हमारे संग बैठे हुए हैं। स्वागत है आपका रवि आज के इस विशेष बतकही में जो हमारे छात्रों को लाभान्वित करेगी और आपकी कहानी हम लोगों तक पहुंचाएंगे। विशेष परिचय मैं चाहूँगा कि रवि स्वयं दे अपना नाम और कौन सी पोस्ट। सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी में यूपी पीसीएस 2024 में मेरा नाम आया है और मेरा नाम रवि कुमार धनगर है। और थोड़ा अगर ब्रीफ इंट्रो में अपना दूं तो मैंने 20 इयर्स एयरफोर्स की सर्विस की है और उस सर्विस के आने के बाद मैं तुरंत ही एक हमारे कानपुर डिस्ट्रिक्ट में ही अपेक्स एकेडमी है, वहाँ पर मैंने जीएस की स्टार्ट कर दी थी तैयारी। और वही तैयारी करते करते 2022 का मेंस, 23 का मेंस, 24 का मेंस और पहला इंटरव्यू करके मैंने 2024 में क्लियर किया। इसी बीच कुछ 2 साल पहले मेरी यहाँ सर से मुलाकात हुई। मेरा आरओ में रुझान बढ़ा था, उस तरीके से सर से मेरा जो इंटरेक्शन बढ़ा, पर वो इंटरेक्शन सर से होते होते वो पूरा हिंदी, हम सर और हिंदी का एक त्रिकोण जो बना, वो त्रिकोण जो है वो उसके पीछे फिर आरओ और यूपी पीसीएस काफ़ी छोटा पड़ गया। और आरओ भी मेरा शायद हो जाता तो मैंने अभ्यर्थन वापस ले लिया था। इस बात पर विशेष धन्यवाद आपका हमारे छात्रों की तरफ से। तो और बाकी यूपी पीसीएस में जो हिंदी का पेपर आता है, उस हिंदी के पेपर में पूरा का पूरा सर का ही योगदान था। मैं अपनी मेहनत को नगण्य मानता हूँ, मतलब कि 1% भी कहूँगा तो मुझे ज़्यादा लगता है। जैसे जीएस में मैं सारा श्रेय अपेक्स एकेडमी में देता हूँ, हमारे श्री देवी शंकर तिवारी सर हमारे गुरु हैं, वो पूरा का पूरा जीएस उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। उसी तरीके से हिंदी और जो निबंध आता है वो निबंध मैंने हिंदी में लिखा है। तो इन दोनों ही पेपर में जो ऑलमोस्ट 20% मेंस में योगदान करता है पीसीएस में, इन दोनों ही पेपर में केवल और केवल जो भी मेरे मार्क्स हैं, एक एक मार्क्स जो है, एक एक मार्क्स वो मेरा कुछ नहीं है, वो सब इन्हीं का है। ठीक है। ये जिस भाव में आप कह रहे हैं तो जो भाव हमारा है जिंदगी का कि हमारा कुछ नहीं भोलेनाथ का है, ऐसे ही आपका समर्पण है। लेकिन सच बात है, कठपुतलियाँ तो हम ही होते हैं, करते हम ही हैं। तो आपने जो ये मेहनत की है तो हिंदी के प्रति जब तक आपने मतलब जब आपने परीक्षा शुरू की तो आपने अभी बताया कि हिंदी आपको सबसे वीकर लगता था, तो हिंदी के उसी डर से अपनी बात शुरू करें और हिंदी आज कहाँ है इस पर भी बात करें। बिल्कुल। तो असल में सर और हमारी बात पहले हो चुकी है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा मैं। तो हिंदी से बहुत डर लगता था मुझको। जब कोई बोलता था मुझसे कि आरओ का भी दे लिया करो, आरओ का एग्ज़ाम भी एक होता है, तो मैंने जब सिलेबस के उससे आता था तो तत्सम तद्भव तो मेरे लिए साक्षात मतलब संस्कृत की किताब जैसा था। और हम हिंदी भी नहीं जान रहे, संस्कृत कहाँ से पढ़ेंगे, इस तरह का लगता था, तो बड़ा डर लगता था।
एक हमारे सीनियर हैं सच्चिदानंद सर नाम है उनका, एयरफोर्स से ये रिटायर हैं वो भी। तो उन्होंने सर का नाम सजेस्ट किया। सर ने अनअकैडमी से जब यूट्यूब में आए थे तब कुछ ही महीनों में मैं इनसे जुड़ गया था। तो सर जो बोलते हैं ना, हमारे कौन से पुराने शिष्य, कुछ एक नाम देते हैं आप, तो उन्हीं शिष्यों में था। ये हमारे जो हैं वो लाइफ टाइम कुछ वो एम्बेसडर हैं। हमारे पुराने तो उन्हीं शिष्यों में था मैं। और सर से जुड़ा जब मैं, तो हिंदी की तैयारी करते 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 मुझे पता ही नहीं चला, ना ही मुझे कोई पेन हुआ और ना ही मुझे कोई ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा। बस वो चलता गया, डेली के क्लास चलती गई। सर ने बीच में कोर्स लॉन्च किए बहुत ही मिनिमल रेट में। वो कोर्स मैंने ज्वाइन किए। उस कोर्स को मैंने 3 बार 4 बार पढ़ा। जैसे जैसे सर बोलते गए ऐसे ऐसे नोट्स बनाने हैं, उनको नोट्स बनाया, क्योंकि नोट्स बनाने से बताते हैं सर कि वो अपना हो जाता है। तो वो जो जो सर ने बोला वही फॉलो करता गया। और वो करते 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 वो कहते हैं सर ना कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। तो वो सॉफ्टवेयर मेरा वो जो विंडोज़ है वो पूरा अपडेट हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। प्री में मेरे 1 नंबर गलत था अगर आरओ की बात करें तो, और मेंस में 1 भी गलत नहीं था मेरा हिंदी का ऑब्जेक्टिव में। और पीसीएस में भी अब उम्मीद करता हूँ कि शायद पहली बार 100 टच कर सकूँगा मैं, अभी रिजल्ट आएगा तो। हिंदी की यात्रा, मुझे लगता है कि जो मेरे भीतर हिंदी सुलगती है और जब वो मेरे छात्र में पहुंच जाती है तो बस यही मेरे जीवन का साफल्य है। मैं बार बार कहता हूं कि मैं सच में पढ़ाता नहीं हूं। हमको जो मिला है बस हम उसको डिलीवर कर देते हैं। हम माध्यम हैं, हम टीचर नहीं हैं, हम कोई संस्थान नहीं है, हम ना कभी, पता नहीं कभी ज़िंदगी में अध्यापक बनेंगे नहीं बनेंगे हम नहीं जानते। हम डिलीवरी कर लेते हैं। हमने जो पाया किताबों से, जो गुरु आदियों से सब मिला है, वही सब हम आप तक पहुंचा देते हैं। लेकिन ये जानिए हमारे अंदर हिंदी कुलबुलाती है और जब आप हमसे सच में जुड़ जाते हैं तो कुलबुलाने आप में भी लगती है। फिर वो सड़क पर लिखा हुआ कोई बोर्ड हो वो भी सुधरने लगता है, कि कोई किताब दिखे वो भी सुधर जाती है, और आप जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं वहाँ सुधर जाएंगे। और हमें लगता है कि जब आप जीएसटी में काम करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर, तो आपके इर्द गिर्द जितनी हिंदी होगी वो सुधर जाएगी। तो ये तो हमारी आपकी एक साधारण जुड़ाव वाली बातचीत थी। एक सवाल जो छात्रों के मन में होता है वो है कि राइटिंग को लेकर। अच्छा, मैं अपने सारे छात्रों से जब आते हैं तो पहले थोड़ी बातचीत कर लेता हूँ, क्योंकि हम कोई प्रोफेशनल इंटरव्यूअर तो है नहीं। तो उसमें कुछ सूत्र मिल जाते हैं बातचीत से। तो उसी सूत्र में एक सूत्र मेरा, इन्होंने कहा सर मेरी राइटिंग बड़ी ख़राब थी। अच्छा, एक ज़बरदस्त आपको बात बताना चाहता हूँ कि आज रवि अकेले नहीं आए हैं, रवि सब परिवार आए हैं। इनकी बिटिया, इनका बच्चा और पत्नी। तो हमें लग रहा है कि जैसे हमारे परिवार का एक हिस्सा और विस्तृत हो गया है। तो और सारे लोग बड़े आनंद से बतिया रहे हैं सर से। वो बच्चा इनका कह रहा है गोल टोपी वाले मसा है। तो अब इनकी पत्नी ने भी कहा कि राइटिंग बड़ी गड़बड़ थी सर इनकी, और इन्होंने भी बताया राइटिंग गड़बड़ थी। तो ये जो राइटिंग गड़बड़ वाले हैं उनको एक वो मिलेगा कि राइटिंग गड़बड़ हो बावजूद इसके वो कौन सी चीज़ है जिसको डेवलप करके हम सिलेक्शन ले सकते हैं। तो वो जो आपका मूल मंत्र है वो रवि जरूर बताइए सर। राइटिंग मेरी गड़बड़ है, और इतनी गड़बड़ है मैं पर्सनली मानता हूँ कि मैं खुद अपनी अगर कॉपी चेक करूँ शायद अच्छे नंबर ना दूँ। ये तो बढ़िया बात है। तो इसका खामियाजा मिलता है, मतलब खामियाजा भुगतना पड़ता है बिल्कुल, क्योंकि राइटिंग पठनीय ना हो तो बहुत ही गड़बड़ है। और पठनीय हो तब जब आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़े, मशक्क़त करनी पड़े पढ़ने के लिए, तो भी गड़बड़ है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा मेहनत एवेल्यूएटर को नहीं करवानी है। मेरी एक्स्ट्रा मेहनत करवाने वाली ही राइटिंग थी, और सुधारने की खूब कोशिश की गई, क्योंकि अब एज मेरी सर 40 ईयर्स प्लस है, 43 ईयर्स है इस समय। तो इस समय कोई इस तरह का चेंज लाना और फिर पढ़ाई करनी है कि राइटिंग सुधारें, तो ज़्यादा काम नहीं हो पाया उस पर। हालांकि जो मुझसे जुड़े थे लोग, उनको विश्वास था इस बात पे कि नहीं, जिस दिन आपकी कॉपी पढ़ ली गई सही से तो उस दिन आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो मतलब आपने पठनीयता का प्रयास किया? हाँ, पठनीयता का प्रयास किया। वो प्रयास ऐसा था सर कि जब आप ज़्यादा लिखेंगे, अब लिखते लिखते कुछ तो सुधरेगी ही। तो हम लोग, जैसे मैं अपेक्स एकेडमी में, हमारे यहाँ सर एकदम बच्चे की तरह पढ़ाते हैं। जैसे एक बच्चे को उंगली पकड़ के ले जाते जैसे आप पढ़ाते हैं ना सर, बिल्कुल वैसे ही जीएस में पढ़ाते हैं वो। वहीं पर वो पढ़ाएंगे उसी क्लास में नोट्स लिखवाएंगे बोल बोल के, 2 बार हिंदी में 2 बार इंग्लिश में। तो वहाँ एक तो आंसर राइटिंग बनती है आपकी, फिर आप मॉक वगैरह देते हैं, थोड़ी बहुत वहाँ बनती है। तो इस तरह करते 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 चेंज तो आया था। 2021 में जो मेरी राइटिंग थी और 2024 में एग्ज़ाम दिया है, वो काफ़ी हद तक राइटिंग सुधरी थी, पर अभी भी उस लेवल की नहीं आई थी।
और ना उस लेवल की मैं कहूँगा कि ये इस लेवल की थी कि एक पीसीएस का कुछ एग्ज़ाम पेपर हो तो उसको अच्छे से पढ़ा जा सके, नहीं थी मुझे लगता है जहाँ तक। हाँ, पठनीय थी। तो फिर फिलहाल मैंने दिया। तो ऐसे ही एक मैं बताऊंगा एक इंसिडेंट आपको कि 2022 में जो GS2 का पेपर था सर, तो उसमें मेरी 42 मार्क्स थे, 200 में 42 मार्क्स। और 2023 में उसी पेपर में 107 मार्क्स थे मेरे 200 में। और मुझे नहीं लगता कि मैंने 42 से 107 वाला कोई काम किया है दोनों पेपर में। तो राइटिंग का इशू होगा, उसमें मेरी राइटिंग शायद थोड़ी बहुत उसको अलग किया गया हो, और उसके बाद थोड़ा पढ़ा गया होगा। तो मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर जिनकी राइटिंग थोड़ी सी है, जो मेन मुद्दा है, लिखते रहें, लिखते रहें। जितना लिखेंगे आप, राइटिंग थोड़ी बहुत सुधरेगी आपकी, ठीक है। लिखना ज़रूरी है, लिखते रहेंगे आप। और अगर इंग्लिश में दे रहे हैं, जैसे मैं इंग्लिश में था, उसमें जीएस मैंने इंग्लिश में लिखी है, तो कीवर्ड्स को हाईलाइट करना ना भूलें, क्योंकि इंग्लिश में ये बेनिफिट मिलता है थोड़ा सा कि आप अगर राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो एग्जामिनर्स अगर चाहे कि वो पूरा आपका ना पढ़े अच्छे से, वो नहीं मन कर रहा है उसका, तो आप वो उसका समझ ले कि हाँ कि बच्चे ने सही आंसर लिखा है कि नहीं लिखा है। तो उसके लिए आप कीवर्ड्स को करिए, अंडरलाइन करिए, क्योंकि इंग्लिश में क्या है कि इंट्रो और कंक्लूजन तो होता है सेंटेंस में, पर मेन बॉडी ऑलमोस्ट सेंटेंस में नहीं रहती है। वो सब हेडिंग्स रहती हैं, फिर पॉइंट्स रहते हैं, फिर सब हेडिंग्स फिर पॉइंट्स, कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो स्टेंजा में रहते हैं। तो आप ये करिए, मैं कहूँगा कि कीवर्ड्स को हाईलाइट करिए, और सर दूसरी बात जो लिखते रहिए, यही मूल मंत्र है मेरा तरफ से। तो यही बेहतर तरीका भी है कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये बात कहने की नहीं होती है, सच में होती है। और आप ऐसी परीक्षा देने जा रहे हैं पीसीएस, जिसमें आपको 4 दिन में 24 घंटा लिखना है, और 24 घंटे से ज़्यादा ही हो जाता है लिखना। उंगलियां फूल जाती, सूज जाती हैं जो छात्र नए नए जाते हैं। तो अगर आप वो अभ्यास, उस दिन का अभ्यास सोच करके आप नियमित करेंगे तो आ ही जाएगा। तो राइटिंग मैटर करती है, यही क्लास में मैंने जितनी बार बताया है उतनी बार बताया कि राइटिंग मैटर करती है। बस इतनी कर लीजिए कि वो पढ़ने में आ जाए। लेकिन इतना भी मैटर नहीं करती है कि आपने कंटेंट लिखा हो और आपका कंटेंट पढ़ने में आ रहा हो और एग्जामिनर राइटिंग की वजह से नंबर काट ले। ये सच जानिए कि राइटिंग की वजह से नंबर नहीं काटा जाता है, कि राइटिंग का कोई नंबर पीसीएस में ऐसा मानक नहीं है कि अच्छे लेखन के अंक देने हैं, ऐसा कोई बिंदु नहीं है। लेकिन ऑब्वियस बात है, अगर मैं कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ और उसको पढ़ने में मुझे दिक्कत हो रही है तभी प्रॉब्लम आएगी। तो पढ़ने में अगर दिक्कत नहीं है, आप बस पढ़वा ले जाएं, कंटेंट आप लिखेंगे तो असिस्टेंट कमिश्नर हाँ बगल में बैठे हैं तो इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये राइटिंग वाला एक बेसिक मसला था। मैंने कई लोगों के इंटरव्यू लिए जिन्होंने 20 साल की नौकरी करने के बाद अपने आप को दोबारा तैयार किया। ये शेर मैंने आपके लिए इसीलिए पढ़ा था कि कोई ना हो तो खुद से उलझ जाना चाहिए। ये खुद से उलझने का ही सलीका है कि आपकी ज़िंदगी में, मतलब जब आप जॉब में होते हैं और आप जॉब में चल रहे हैं, उसके बाद एक फिक्स पेंशन आ जाती है, आदमी का है अब तो ज़िंदगी में क्या करना है, ये तरीका है कि आदमी सोच ले और वो मज़े की लाइफ जीता रहे। लेकिन उसके बाद एफर्ट करना, लगना, जूझना, वो जूझना, मुझे ये जो सेकंड हाफ खेलते हैं आके, मुझे खिलाड़ी बहुत इंस्पायर करते हैं। हमारी तो ज़िंदगी का कौन सा हाफ चल रहा है हम जानते नहीं। हमने तो इन ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाना शुरू कर दिया था और भगवान एक ही में बढ़िया नचा रहे हैं, हम नाच रहे हैं। लेकिन आप जो एक ढर्रा तोड़ करके सेकंड हाफ में आ करके और ये अचीवमेंट लाते हैं और वो इतनी बेहतरीन पोस्ट, वाकई काबिल तारीफ़ है। तो एक चीज़ जो मुझे लगता है कि नए छात्रों को जो तैयारी करते हैं उनको भी, जो लगातार असफलता का स्वाद हर कोई चखता है। इन्होंने बताया 2022, फिर उन्होंने बताया 2023, फिर फाइनली 2024 में सिलेक्शन मिला। आरओ भी हो ही जाता। और याद रखिए, जिसका एक सिलेक्शन होने को होता है उसके 2-4 एक साथ होते हैं। ये तो कहिए कि इन्होंने अभ्यर्थन वापसी ले लिया, वरना आरओ वाली लिस्ट में भी होते और पे कहते हैं कि जी हमने आरओ छोड़ दिया। हमने भी कहा था, एक उसमें शॉर्ट बना के कहा था कि बस खाली ये बताने के लिए कि हमारे पास 2 पोस्ट हैं, ऐसा मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई बेहतर नौकरी आपको मिल रही है और उससे छोटी नौकरी छोड़ने योग्य है तो ज़रूर छोड़ दें। तो आगे जीवन में भी आपको याद रखनी बात। तो अब हम आते हैं मूल मुद्दे पर कि तैयारी कैसे करें। मतलब देखिए, इससे अध्यापक का जो भी महत्व होता है, आपके जीएस के गुरुजी जिन्होंने बताया उनका भी, या मैंने भी बताया, हम सब मार्गदर्शक होते हैं, रियली मार्गदर्शक होते हैं। और मैं हर इंटरव्यू में कहता हूँ, दुनिया कोई आदमी भले कहे ना कहे, अगर मैं सिलेक्शन करवाऊँ तो जितने लड़के हमसे पढ़ते हैं वो सब मैं नहीं करवाता। मैं तुमको रास्ता दिखाता हूँ, मैं दिए जला के रख देता हूँ,
तुमको अपनी आँखें खोलनी है, तुमको देखनी है, मैं तुमको हलवा बना के चम्मच में कटोरी में चम्मच लगा के दे देता हूँ, निकाल के खाना तुमको पड़ेगा। इतना अध्यापक करता है, और जो कर ले जाता है वो पार हो जाता है। और वो सबको याद रहता है, हमारे जितने स्टूडेंट हैं सबको याद रहता है कि आप कटोरिया लेके बैठोगे तो कटोरिया भरेगी, और बाल्टी लेके बैठोगे तो बाल्टी भरी जाएगी। तो आप अपनी ग्रहणशीलता बढ़ा लीजिए। अध्यापक तो बरस जाना चाहता है, जो सच में अध्यापक है। जो दुकानदारी कर रहा है मैं उसकी बात नहीं करता, जो खाली आपको पीडीएफ दे रहा है, ये इतना माल ले लीजिए, खूब पढ़िए, वो फलाना कोर्स ले लीजिए, हमको न करना आता है, भगवान न करे कभी जीवन में हमसे वो करवावें। लेकिन अगर मैं देने को तत्पर हूँ, बस आप ग्रहणशीलता बढ़ा लीजिए तो आपको हो ही जाना है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अध्यापक तो मार्गदर्शक होता है, लेकिन आपकी जो मेहनत होती है कि जीएस को अपने भीतर ग्रहण करना, कितना समय दिया आपने जीएस को, कैसे तैयारी की। और दूसरा कि जब आप हिंदी के लिए तो आपने बता ही दिया कि भाई आपने मेहनत करी, आप लेक्चर्स देखते रहे, आपने सहजता पाली, लेकिन जीएस के लिए आपने कितनी मेहनत की है और कैसे तैयारी की? जीएस के लिए मैं कहूँगा कि एक कुछ पकड़ना पड़ेगा आपको, जैसे कि कोई एक गुरु, कोई एक कोचिंग, कोई एक इंस्टीट्यूट। उससे क्या होता है कि आपकी तैयारी जीएस की क्या होती है कि बड़े ही सलीके से गाइडेंस के साथ आप भटकाव नहीं हो रहा है ना, और टाइम से ख़त्म हो जाती है। उस एक कोचिंग के बाद आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, है ना। मैंने की, अगर मैंने तो बता ही दिया कौन सी कोचिंग ज्वाइन की है, पर आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करिए, बस कोचिंग में आप ऑनेस्ट रहिए। डे बाय डे जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते जाइए और भूलिए ना उसको इस कदर रिवाइज करते जाइए कि आप महीने भर बाद जो पढ़ रहे हैं वो तो आपके जहन में आएगा ही, पर एक महीने पहले जो पढ़ाया गया है उसको भी आप भूलिए ना। उसका की है रिवीजन हर जगह। हिंदी में भी मैंने पढ़ा है सर से, तो नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन किया है। सर के जो कोर्स हैं वो कोर्स लिटरली मैंने 3-3 बार 4-4 बार वो कोर्स देखे हैं, और उससे जो नोट्स बने हैं वो तो 10 बार 15 बार देख लिए हैं नोट्स। तब वो चीज़ें आपकी दिलो दिमाग में इस तरह छा जाती हैं इस कदर कि आप मेंस में आपको सोचना नहीं पड़ता है। वो मेंस में क्योंकि सोचने वाला है ही नहीं क्वेश्चन, सोचने जहाँ आप लगे वहाँ आप छूट जाएंगे आपके क्वेश्चन। तो मेंस ऐसे जब लिखा जाता है तो आपको कलम और दिमाग एक साथ चलता है, पॉइंट्स अपने आप आते हैं। वो तभी आते हैं जब सब चीज़ आपके दिमाग में होती है। तो जीएस उसी तरह जैसे मैंने बताया, सर की उंगली पकड़ा और करते 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 सारे जीएस मैंने कंप्लीट किए। उस जीएस के नोट्स बन गए मेरे पास में। अब वो 1.5 साल से 1.25-2 साल में कोर्स कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद उसी जीएस को, उसी प्री और मेंस को आपको नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करते जाना है, तब तक जब तक सब कुछ आपके नोट्स जो हैं कागज़ में ना आके आपके दिलो दिमाग में छा जाएं, तब तक आपको रिवीजन करते रहना है। ठीक है, साथ साथ करंट्स अपडेट करते रहना है आपको। और जो आपके नोट्स हैं, जैसे कि इकोनॉमी के नोट्स होते हैं, ज्योग्राफिक नोट्स होते हैं, जो भी करंट में आपको मिल रहा है, इवन अब तो हिस्ट्री में भी आने लगी हैं चीज़ें, नए नए एक्सकेवेशन होते हैं, कुछ आर्कोलॉजिकल साइट नई नई निकलती हैं, जो कुछ भी आता है उन्हीं नोट्स में अपडेट करते रहिए। कभी नोट्स बदलिएगा नहीं, क्योंकि नोट्स बदलने से क्या होता है कि हम जब कोई नोट्स पढ़ते हैं तो एक फोटोक्रोमिक इमेज बनती है सर, है ना। तो वो एक नोट्स वो आपको बिल्कुल याद रहता है कि उस पेज पे उस लाइन पे वो चीज़ लिखी है। जब आप नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ लेते हैं चीज़ों को तो वो चीज़ बहुत हेल्प करती है। एक ही नोट्स बनाइए, उसी में अपडेट करते रहिए। एक शॉर्ट नोट्स केवल एग्जाम टाइम के लिए, उन्हीं में से वो शॉर्ट नोट ऐसे होने चाहिए कि वो शॉर्ट नोट्स पढ़ें आप तो आपके वो पुराने जो पूरे लेंदी नोट्स हैं वो सब आपके दिमाग में रिफ़्रेश हो जाएं। तो इसी तरह तैयारी सर मैंने की है। यही तरीका भी है कि बड़ा सा कोई है उसमें से जो सार निकाल लिया जाए। फिर वो 3 स्टेप के नोट्स होते हैं। एक तो मूल स्टडी होती है, एक उससे जो कंसाइज करके नोट्स बनाते हैं, और उसके बाद एकदम शॉर्ट नोट बनाते हैं। और ये छन्नी आपको खुद छाननी पड़ेगी। आप चाहें कि बाजार से बना बनाया माल ले आवें, खाली रट्टा मार ले, नहीं होगा। जैसे ही लिखते हैं आपका हो जाता है, लिखे बिना आपका कुछ नहीं है। तो लिखना ज़रूर पड़ेगा, जीएस के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, हिंदी में भी लिखना ही पड़ेगा। आंसर राइटिंग के लिए आपने कितना वक्त दिया और घर में कैसे तैयारी हुई? आंसर राइटिंग के लिए जैसे मैंने बताया कि मॉक दिया है मैंने, तो 2022 और 23 में तो मैंने अपनी अपेक्स एकेडमी में ही मॉक दिया है। अच्छा 24 जिसमें ये हुआ है सिलेक्शन, 24 में मैं सोच रहा था मॉक दूं, पर 24 में मैंने मॉक कहीं बाहर जाके नहीं दिया, मैंने खुद घर पे ही लिखा। घर पे लिखना बहुत मुश्किल है। मुझे लोग बोल रहे थे कि इस बार भी चले जाओ कहीं लिखने, तो पर मैं गया नहीं। तो इस बार मैंने कहा कि ठीक है, सब तो पता ही है, अपने घर में लिखने में क्या होता है कि आप खुद डिसाइड करते हो। और ये शुरुआत में ये एक्सपेरिमेंट ना कीजिएगा। जब आप इसमें थोड़ा परिपक्व हो जाते हैं, 2 साल 3 साल हो जाता है, तो आपको चीज़ें सब समझ में आने लगती हैं। तब आप खुद अपने गार्जियन हो जाते हो एक तरीके से कि चीज़ें कैसे क्या करनी है।
तो इस बार मैंने मॉक्स जो हैं, मॉक मतलब क्या कहेंगे, PYQ लगाए। 2018 से 23 वाले सारे PYQ मैंने खुद लगाए, घर पे लगाए, विद इन टाइम लगाए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 8 से 10 क्वेश्चन करीब या 11 क्वेश्चन करीब एट ए टाइम करता था, और टाइमर लगा करता था। खुद को इवेल्युएट करता था, कहीं किसी को नहीं भेजा था, क्योंकि इतना आइडिया लग गया था कि कैसे जा रहे हैं, कैसे नहीं जा रहे हैं, कौन से पॉइंट मिस हो रहे हैं, कौन से नहीं मिस हो रहे हैं, कैसा लिखना चाहिए, कैसा नहीं लिखना चाहिए, वो सब अपने आप समझ में आ जाता है। मेन बात है कि लिखना, आप लिखिए ज़रूर। तो 2024 में जो मैंने लिखा वो काम आया, और 2025 में मैं लिख नहीं पाया, ठीक से तैयारी हो नहीं पाई, क्योंकि सर RO का मेंस था, और उसके बाद फिर इंटरव्यू की बातें होने लगी थी। 12 तारीख को मेरा इंटरव्यू था, तो उसके बाद टाइम मिला नहीं ज़्यादा, तो मैं केवल रिवाइज कर पाया, लिख नहीं पाया। उसका असर 2025 का मेंस चल ही रहा था जब ये आया रिजल्ट, तो उसमें दिखा हुआ असर, लिखने में परेशानी हो रही थी। तो मुझे समझ में आया कि हाँ, लिखना कितना ज़रूरी है, और आप लिखते जाइए, एवेल्यूट करते जाइए, अपने से करिए। अपने से आपको थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है तो कहीं और इवेल्यूशन कराइए, मॉक दीजिए, जैसा आपको फिजिबल लगा, लिखना ज़रूरी है। बस लिखते रहेंगे, आपको आ जाएंगे आंसर। हर आदमी को अपना एक तरीका डेवलप करना होता है, और आप सबके किस्से सुनते हैं, कुछ चीज़ें कॉमन लगती हैं और कुछ जो अतिरिक्त आपको लगती हैं। वो ऐसा नहीं है कि आपको भी पकड़ के बस वही रे बैठ जाना है, इनको ये दवाई आज सूट कर गई, हमको भी वही दवाई सूट करेगी। हर आदमी को अपनी अपनी दवाई खुद ही बनानी होती है। हाँ, हिंदी की दवाई तो आप हमसे ले रहे हैं, लेकिन आपको अपनी दवाई खुद बनानी पड़ेगी। अपनी मेहनत, अपना सलीका, अपना ढंग, अपने पढ़ने का रवैया। हो सकता है कोई 10 घंटे पढ़ता हो सकता है कोई 2-3 घंटे। आपने अब तक जो इंटरव्यू सुने उनमें से कोई 2-3 घंटे भी जब समय मिला है तब उसने पढ़ लिया, और किसी ने 10-10 घंटे बैठ के मेहनत की है। तो ये निर्भर करता है आप पर। बाकी जब हम एक पोर्शन आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले कई बार जब मेंस छात्र क्वालिफाई कर लेते हैं तो फ़ोन पर बातचीत कर लेते हैं, तो मैं उनको बस यही कहता हूँ कि एक चीज़ कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंट रहें, मुस्कुराते हुए बतियाएं, और बातों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करें। तो चूंकि इंटरव्यू के बारे में बड़े भरम फैले रहते हैं, क्योंकि वो छपा हुआ तो मार्केट में आ नहीं पाता है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ढेर सारा इंटरव्यू के बारे में जान लें। तो अपने इंटरव्यू बोर्ड के बारे में और कैसे आपने उसको फील किया वो बताएं। एक्चुअली में इस तैयारी में सर हर फेज़ अलग है। जब प्री दिया था मैंने, जब मेंस दिया, जब इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू के लिए जब मैं करंट अफेयर पढ़ रहा था तो एक अलग ही तैयारी लग रही थी, एक अलग ही दृष्टि से उसको देख रहा था मैं करंट अफेयर को। इंटरव्यू में सबसे बड़ी मुझे दिक्कत थी कि मैं अपनी हॉबी क्या बताऊं, रुचि क्या बताऊं। मुझे समझ में नहीं आती रुचि क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा था। मैंने लोगों से पूछा क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने खुद सोचा कि यार रुचि क्या है, मतलब आप खाली टाइम में क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। तो जैसे अपेक्स एकेडमी मेरे सर मिले, ये सर मिले, तो इन्होंने एक जो सब्जेक्ट का, भाषा का ज्ञान तो दिया ही दिया, एक इन्होंने अध्यात्म से जुड़ाव जो किया है ना मेरी लाइफ में, वो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा उसने ड्रास्टिक चेंज किया है एक्चुअली में। ये पढ़ाई का एक हमेशा, एक और इंटरव्यू मैं दे चुका हूँ अपेक्स एकेडमी में ही, वहाँ पर भी मैंने कहा है कि ये जो GS और सर की जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई का बहुत छोटा सा उपहार है ये, मैं बहुत छोटा सा उपहार कहूँगा इसको। और मैंने वहाँ पर भी यही बात कही है कि इस बार रिज़ल्ट की चिंता मुझे बिल्कुल नहीं थी। यही लिटरली मैंने बात कही है कि रिज़ल्ट 12:15 बजे आने वाला था, लोगों को 7 बजे से परेशानी होने लगी थी, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। 11 बजे थे, मैं अपने टाइम पे सो गया था। हालांकि मेरे रूम के और मेरे बाकी लोग भी जग रहे थे, उन्होंने मुझे जगा के रिज़ल्ट बताया था, तो मुझे रिज़ल्ट की चिंता बिल्कुल नहीं थी। और रिज़ल्ट नेगेटिव आता या पॉजिटिव आता, ये मेरे इष्ट की टेंशन थी, मेरी टेंशन नहीं थी। मेरी टेंशन नहीं थी, ये मैंने उन्हें एक बार छोड़ रखा था। तो ये जो जुड़ाव आया है, वो ये स्टडी मटेरियल ऐसा है, अगर आप इसमें घुसेंगे तो। और जो सर से, जो मुझे मेरे गुरु मिले हैं दोनों, उनसे ये जुड़ाव आया है, तो मैंने फिर अध्यात्म को ही बोलना वहाँ पर ज़रूरी समझा कि मैं अध्यात्म ही बोलूँगा। अब अध्यात्म हॉबी है ये कैसे बोल दूँ। तो जब मुझसे पूछा गया कि पहले क्वेश्चन में चेयरमैन सर थे, तो उन्होंने मुझसे यही पूछा कि किसका बोर्ड था? ये श्री हरीश प्रताप सिंह का, श्री हरीश प्रताप सिंह सर थे। तो उन्होंने सबसे पहले बैकग्राउंड पूछा, तो मैंने एयरफोर्स वगैरह बताया, तो उन्होंने एयरफोर्स रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पूछा कि एयरफोर्स में आपका सबसे प्राउड मोमेंट क्या था। तो बाई चांस कुछ ऐसा मेरे साथ हो गया था, कुछ केस, तो मैंने बता दिया था उनको। फिर उन्होंने सेकंड क्वेश्चन हॉबी पूछा, तो जब उन्होंने पूछा हॉबी क्या है, तो मैंने कहा सर मुझे अध्यात्म में रुचि है। अब ये बोलना सही लगता है, हॉबी अध्यात्म तो अध्यात्म में रुचि है, कहते हैं अच्छा अध्यात्म में रुचि है। तो फिर मेरा पूरा का पूरा इंटरव्यू 40 to 50% इधर ही घूम गया, हॉबी में ही, इसी हॉबी में घूम गया। कई तरह क्वेश्चन आए, महाभारत से क्वेश्चन आए, धर्म के 10 लक्षण क्या हैं, और
विधि विधाता, विधि का विधान, इस तरह के क्वेश्चन बने। खैर क्वेश्चन अच्छे थे, चैलेंजिंग भी थे, क्योंकि पहली बार फेस हो रहे थे। एक मेंबर थे तो उन्होंने मुझसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा कि भगवान विश्वास करते हैं? हाँ करते हैं। तो सिद्ध करिए भगवान है। क्या ज़रूरत है भगवान की? और इस तरह के मतलब कि काफ़ी ग्रिल करने वाले क्वेश्चन थे। और कृपा रही भगवान की, मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ अपने आंसर से। हालांकि बाद में मुझे आंसर आया जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया कि हाँ इसका ये आंसर दे सकते थे, पर उस समय भी मैंने कोशिश की कि उनको सेटिस्फाई करूँ। नहीं तो ये सवाल बड़ा जबरदस्त है, इसका आंसर दिया क्या आपने? सर उस समय तो मैंने पता नहीं अलग ही सब कॉन्शियस माइंड में था। पहला इंटरव्यू था, मतलब कि पहली बार कोट वोट पहने थे, मैं लेके आया हूँ कहीं से, कोट वोट पहन के बैठा था। इतनी बार प्रैक्टिस की थी कि लोग कहते हैं बटन खोल के जाना है, फिर वहाँ बंद करना है, फिर ये करना है, वो करना है। मैं घुसा हूँ और फिर जब बैठा हूँ, इंटरव्यू ख़त्म करके बाहर आया हूँ और बटन देख रहा हूँ वैसे के वैसे, ध्यान ही नहीं किया उधर। तो वहाँ पर एग्जैक्टली क्या आंसर दिया वो तो मुझे नहीं मालूम। पर अभी मैं मुझसे कोई पूछे कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, तो मैं उनको यही बोलूँगा कि मतलब कि अगर वो मेंबर सुन रहे हो तो उनको मैं सर को आंसर यही देना चाहूँगा कि सर भगवान होते हैं, इसको प्रमाणित किया जा सकता है, पर केवल उसी को प्रमाणित किया जा सकता है जिसको भगवान पे पहले विश्वास है। अगर विश्वास नहीं है जिसको, तो उसको ना प्रमाणित किया जा सकता है और ना प्रमाणित करने की ज़रूरत है। और अगर विश्वास है तो मैं सर एक इंसिडेंट बताऊंगा, वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का। जब स्वामी विवेकानंद दर दर भटक रहे थे कि भगवान होते हैं, कहाँ होते हैं, मुझे दिखाओ, तो हर जगह यही आंसर मिल रहा था कि भगवान तो आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है, वो देखने का विषय नहीं है, वो इसका विषय नहीं है। तो जब वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास गए तब एक लाइन में उन्होंने जवाब दे दिया था, वही जवाब मैं वहाँ देता हूँ उनका ही कोट करके। उन्होंने कहा था भगवान होते हैं? कहते हैं आप देख सकते हो? तो उन्होंने कहा था हाँ मैं देख सकता हूँ। और ऐसा हम सब मानते हैं कि उनकी डायरेक्ट काली माँ से बात भी होती थी। तो उन्होंने बोला था कहाँ दिख रहे हैं? कि जैसे मैं आपको देख रहा हूँ वैसे देख रहा हूँ भगवान को। मतलब उन्होंने एक वर्ड में, एक लाइन में ये बताने की कोशिश की कि कण कण में भगवान है। उस पत्थर की मूर्ति को जिसको हम पूज रहे हैं, वो पत्थर की मूर्ति थी कल तक, उसको भगवान बनाया आपके विश्वास ने। तो अगर आपको विश्वास किसी भी कर लीजिए, आपके लिए वो भगवान है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 भी यही कहता है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी यही कहते हैं, और वर्क इज वर्शिप जो कोट है, वो कोटेशन भी यही कहती है कि काम कर्म पूजा कब बनेगी? पूजा तो भगवान की होती है। कर्म पूजा तब बनेगी जब आप अपने क्लाइंट को, आप अपने जो आ रहे हैं उनको, उनके अंदर भगवान देखेंगे। तो यही है, और इसी पे मेरा पूरा घूम गया सर। तुलसीदास जी ने, आपकी बात में जोड़ूंगा फिर आपको माइक दे दूंगा, तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा। अभी तो रामचरितमानस शुरू किया हमने। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास के रूप ही भगवान शंकर और माता पार्वती हैं, जिनके बिना सिद्ध लोग अपने भीतर स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ये श्री रामचरितमानस में एकदम शुरू में सब एकदम लिखित बता दिया गया है। ये श्लोक भी आप याद कर लें, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। कभी आपका भी मन आप इस रुचि के हों और आपको उत्तर देना हो, तो आप इस प्रमाण के साथ दे सकते हैं कि ये दोनों चीज़ ले आइए तो आप अपने भीतर स्थित ईश्वर को देख सकते हैं। ये बढ़िया जवाब आपने दिया। और अब आप समझिए कि मुझे लगता है कि जो इन्होंने किया, ये इंटरव्यू की दृष्टि से इनको कोई सलाह न देता कि आप अध्यात्म के बारे में कहिए, हाँ कोई नहीं देगा, सब मना ही कर रहे थे। सब मना ही कर रहे थे। लेकिन आपका जिस काम पर भरोसा है, आपकी एक मूव है, मैं यही कहता हूँ, मैं हर बार कहता हूँ, आपकी अपनी एक मूव है, उस पर आप विश्वास करके जाइए और वो बात पूरे कॉन्फिडेंस से कहिए। अगर उत्तर देते समय आप संतुष्ट हैं तो सामने वाला संतुष्ट होगा। जब मैं क्लास पढ़ाता हूँ, मुझे मजा आ रहा होता है तो मैं दावे से कहता हूं कि आप पढ़ते हैं तो आपको भी मजा आ रहा होता है। बस अलग बात है कि आप ऊपर से रेनकोट पहन करके भीगने ना आए हो हमारे यहाँ, बस आप थोड़ा सा भी ग्रहणशीलता लेकर के आए हैं तो मुझे मजा आ रहा है पढ़ाने में, तो आपको आ रहा होगा, ये निस्संदेह है। तो आपने इंटरव्यू का ये ज़बरदस्त इंसिडेंट बताया, और अब मुझे लगता है कि मेरे बताने में एक इजाफा हुआ है कि जब कोई छात्र मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगा यदि तुम्हारी रुचि है तो इस कॉन्फिडेंस से इस बात को कहा जा सकता है। शायद इसके पहले मैं ये सलाह ना देता, मैं सच कहता हूँ। कुछ भी हो सकती है जीवन में हर क्षण सीखने का होता है, और ये एक क्षण जो मैं अपने छात्र के साथ बैठा हूँ उसमें मैंने इस क्षण ये सीखा कि ये वाली बात भी कोई छात्र बड़े विश्वास के साथ कह सकता है। मैं तो सलाहकार हूँ, तो एक सलाह बेहतर हमारे जीवन में आ गई है कि जिसे मैं देता रहूँगा। अब हम इंटरव्यू की इस बातचीत में समापन की ओर चलेंगे, और सबसे पहले छात्रों के लिए, जो इवन उनके लिए जो जॉब में है या जॉब के साथ जिन्होंने एक लंबा सफ़र काट लिया है और वो नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए एक मैसेज, और नए छात्रों के लिए एक मैसेज देंगे, आपके मन में जो भी है। फिर
सर ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं और मैं लिटरली दिल से मानता हूँ कि मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, मुझसे ज़्यादा नॉलेज है उनकी और मुझसे अच्छा लिखते हैं। तो जैसा कि फिर से वही बात रिपीट करूंगा मैं जो उस इंटरव्यू में मैंने कही है, क्योंकि मैं इस चीज़ पे दृढ़ विश्वास है मेरा कि रेल की पटरी की तरह दो लाइनें चलती हैं ऐसे। एक चलता है प्रारब्ध आपका, एक चलता है आपका इस समय के कर्म क्रियमाण। रेल की पटरी की तरह चलते रहते हैं। और जब कभी किसी चीज़ का रिजल्ट आता है, जब तक कर्म करते हैं ये ठीक है, किसी भी चीज़ का रिजल्ट आता है, एग्ज़ाम नहीं, लाइफ में किसी भी चीज़ का, तब ये पटरियाँ मिलती हैं और इनका नेट निकलता है। प्रारब्ध और क्रियामाण का नेट निकलता है। वो नेट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेट आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो एक टाइम होता है, आपकी तैयारी अपनी जगह है और एक टाइम, एक समय जो आपका आता है वो अपनी जगह है। यही कारण है कि किसी किसी का 1 साल में हो जाता है, किसी किसी का 4 साल बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं होता है और किसी किसी का 2 साल में कम मेहनत करने के बाद भी हो जाता है। तो बस यही है कि कोई सिलेक्ट हो गया है तो हम एकदम अंधा अनुकरण ना करें कि हम इसी की स्ट्रेटजी फॉलो करें, इसने जो जो किया है हम वही करें, बिल्कुल वैसा कुछ नहीं करना है। आप वेल मैच्योर्ड हैं, जब इस तैयारी कर रहे हैं इसकी तो अच्छी खासी एज होगी आपकी, अच्छी खासी दुनिया भी देखी होगी, ग्रेजुएशन किया हुआ है आपने, तो आपको पता है गलत कहाँ है, हम सही कहाँ हैं। आपको बस अपने लिए ऑनेस्ट रहना है, अपने पूरे 24 घंटे में अपने लिए ऑनेस्ट रहना है कि हम जो जो 24 घंटे में काम कर रहे हैं क्या वो इस पढ़ाई के लिए ज़रूरी है या नहीं है। अगर ज़रूरी नहीं है तो आप उसको छोड़िए, जो ज़रूरी है तो आप करते रहिए। अगर आप गैर ज़रूरी चीज़ों में फंसे रहेंगे, आपको पता रहेगा कि ये गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, फंसे रहेंगे तो उन्हीं गैर ज़रूरी चीज़ों से आपकी घनिष्ठता बढ़ेगी और ज़रूरी चीज़ों को पकड़ लेंगे तो जिस दिन आपका टाइम आ गया, वो टाइम के लिए आपको चिंता नहीं करनी है, आप निकल लेंगे। तो आगे वाले लोगों के लिए भी यही है और जो हमारे साथ वाले लोग हैं उनके लिए उनके भी यही लिए मैसेज है, सेम है सर। जब मैंने ये यूट्यूब पर पब्लिकली पढ़ाना शुरू किया, उसके पहले तो अनअकैडमी नौकरी और उसके पहले ऑफलाइन था। तो जब मैं पढ़ाने आया तो मेरे मन में, मैं क्या ही कहता हूँ, कहलवा लेते हैं जिनको कहलवाना है, तो मैंने कहा था मैंने गुरुकुल बनाया है। और मैंने अपने जितने सेलेक्टेड छात्रों से मुलाकात की है, इनकी बातें सुनकर मुझे लगता है हाय सच में भगवान ने कहलवाया था, हो रहा है। ये बातें आपको इंटरव्यूज़ में सुनने को नहीं मिलती हैं, मैं सच कहता हूँ। आए ये चीज़ ऐसे तैयारी की, ज़िंदगी जीना। और हमने इतने सारे लोगों में सकारात्मकता पाई, पॉजिटिविटी पाई। शायद मेरा भगवान मुझे इसी के लिए ये दे दी है और वो करवा रहे हैं, ये सफलतापूर्वक चलता रहे। और सच में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है अपने इन सब सफलतम छात्रों से मिल कर के, और उनकी बातें सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि शायद ये बातें होनी ही चाहिए। और बार बार कहता हूँ कि ज़िंदगी में दुख तो परीक्षा होते हैं, लेकिन सुख उससे बड़ी परीक्षा होती है। तो जब जीवन में सुख मिले तब भी अपने आप को संभाले रखिएगा, तो दुख अपने मन से संभल जाते हैं। तो एक आखिरी बात और कि कोई स्पेशल थैंक्स आपको अपने घर परिवार और सबके बारे में, जिनके जिनके माने भाई मन में आपके कृतज्ञता का भाव हो, उसके जरूर ज्ञापन करें। सर स्पेशल थैंक्स तो मैं उन सभी लोगों का देना चाहूँगा, उन सभी लोगों का जो भी मेरी लाइफ से जुड़े हैं, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया है उनके लिए भी, और जिन्होंने मुझे नकारा है या कुछ कभी कभी डिमोरलाइज किया है, उन सभी के लिए बहुत बड़ा बड़ा थैंक्स है। ये जीत उन्हीं की है असल में, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने प्रेरणा देके या मुझे डिमोरलाइज करके मुझे आगे ही पुशअप किया है। तो मेरी फैमिली हो जाए, उन्होंने सबने सेक्रीफाइस किया है। मेरी फैमिली ने बहुत सेक्रीफाइस किया है इस दृष्टि से, क्योंकि मैं इस तैयारी में जब लगा था तो इस तैयारी का ही होके रह गया था, मैं और कहीं का नहीं रहा था। मैं कहीं का नहीं रहा था, ना कोई रिलेशन कोई ढंग से निभा पाया, ना कुछ कर पाया। घर में रहता था पर एक अलग रूम में रहता था या एक अलग अपने बेड में रहता था, वहीं बैठकर मैंने तैयारी की है। तो ये सफलता का श्रेय उन सभी मेरे गुरुओं को और मेरी फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को, इन सभी लोगों को जाता है जो लोग भी मुझसे जुड़े थे, जिनके लिए वो टाइम ज़रूरी था। जो टाइम मैंने इस पढ़ाई को दिया, वो टाइम मैंने उनको ना दे के इस पढ़ाई को दिया, ये श्रेय उन्हीं का है और उन्हीं की मेहनत है सर, उन्हीं की विश है। मेरा अगर मैं मेहनत कहूँगा तो मेरी 5% मेहनत भी नहीं है इसके लिए। ये बिल्कुल लिटरली मैं इस चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस पढ़ाई की है और इस पढ़ाई ने मुझे इतना कुछ दे दिया है, इतना कुछ दे दिया है कि मैं ताउम्र कृतज्ञ ही हूँ। मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ा। ये यही भाव होना चाहिए, और जो भाव इनमें है वो ईश्वर का आशीर्वाद है जो इनके भीतर ये भाव है। इसी भाव से अपना सब काम ईश्वर को सौंपते हुए हम सब चलते रहें तो सब कुछ बेहतर होता है, आनंदित होता है। और इनकी पूरी कहानी सुनने के बाद एक शेर पर मैं इसे समाप्त करूँगा कि मेरे
जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा। मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। तो अपनी असफलताओं, अपनी परेशानियों, अपनी मुश्किलों के बीच से आप अपने जुनून के बल पर जब रगड़ खाते हैं तो ऐसे ही चमकते हीरे हो जाते हैं। और अब ये चमक पूरे समाज को प्रेरित करेगी, अब ये चमक नए छात्रों को प्रेरित करेगी और आप जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में बेहतर करेंगे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। और निस्संदेह आप करेंगे, जैसा व्यक्तित्व आपका है, जिस तरह इस बातचीत से एक निचोड़ हम तक पहुंचा है, उससे लगता है कि आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में सकारात्मकता आएगी। तो आप और इस इंटरव्यू को मैं इस शेर से समअप करना चाहूँगा कि मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। नूर प्रकाश है, सियाह समंदर माने निराशा का समंदर, अंधेरे का समंदर। तो उस अंधेरे समंदर से आप अपनी मुश्किलों से, आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कठिनाइयों से और मुश्किलों के दौर को रगड़ते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तो हीरे जैसी चमक आप में पैदा होती है। वह चमक आप में है और यह चमक पूरे समाज को अब प्रकाशित करे और आप इस समाज को और बेहतर राह दिखाएं। इसी शुभकामना के साथ आज के इस एपिसोड को करेंगे यहीं ख़त्म। मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।